हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो नए नए इंडिविजुअल्स या नए नए ऑर्गेनिजम्स जो है वो फॉर्म करते हैं जो कि बिल्कुल उनके जैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ह्यूमन बींग्स अगर रिप्रोड्यूस करे तो ऑब्वियसली सी बात है वो एक ह्यूमन बींग जो चाइल्ड होगा वो उनकी तरह बिल्कुल उनकी तरह दिखता होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं कहूँ कोई डॉग है और फीमेल डॉग अगर रिप्रोड्यूस कर रही है तो ऑब्वियसली बात है वो डॉग को ही जन्म देगी। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो जीव जंतु होते हैं वो बिल्कुल अपने ही तरह के जीव जंतु को जन्म देते हैं जो कि बिल्कुल उनकी तरह देखने में लगते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक तरह से कॉन्टिन्यूटी बना के रखता है रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं ना, एक्सटिंक्ट ना हो जाना, लुप्त ना हो जाए कोई स्पीशीज है। अब बहुत सी स्पीशीज हैं जो जैसे डायनासोर्स है, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, राइट। तो रिप्रोडक्शन की मदद से क्या होता है, लाइफ कॉन्टिन्यूअस मैनर में चलती रहती है। इसका मतलब जनरेशन टू जनरेशन की बात करूं, एक्सटिंक्ट नहीं होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरे से तीसरी जनरेशन। तो बेसिकली इट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। थर्ड पॉइंट ये है रिप्रोडक्शन का कि आपको पता है सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल पास होता है। जैसे अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो इसमें डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स न्यूक्लिक एसिड है जिसे हम डीएनए कह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है उसमें क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो ये जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन किस चीज की होती है? जो कैरेक्टर्स या जो फीचर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे या इनहेरिट होंगे, ठीक है, वो एक तरह से डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। तो क्रोमोसोम्स बोलो तो क्रोमोसोम्स की बिल्कुल, डीएनए बोलो क्रोमोसोम्स बोलो, ये सब एक ही बात है। तो बेसिकली ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ओके, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या कंटेन करते हैं? इंफॉर्मेशन। किस चीज की? कि कौन से कैरेक्टर्स जो हैं या कौन से फीचर्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होंगे। So if I say reproduction involves copying of DNA and other cell apparatus, तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो डीएनए है उसकी कॉपी हो रही है। ठीक है, और जो दूसरे सेल के apparatus है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे आपके राइबोसोम्स हैं, जैसे आपका गोल्गी apparatus है, तो बहुत से सेल apparatus है वो भी कॉपी होते रहते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। सो जो कॉपीज बनती हैं वो ओरिजिनल के सिमिलर होती हैं, मतलब एक जैसी होती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती, एग्जैक्टली कॉपी नहीं होती है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होते, लगभग सेम होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज वेरिएशन विच इज द बेसिस एंड नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो यहाँ पे जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको बात, कि ओरिजिनल से बेसिकली जो कॉपी बन रही है, राइट, वो सिमिलर है, लगभग सेम है, लेकिन मैं एग्जैक्टली उसे नहीं कहूंगी कि बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, 100% ये बिल्कुल एक जैसी है, ये नहीं कह सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे वेरिएशन आता है। वेरिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है इवोल्यूशन करने के लिए। ठीक है, सो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें डीएनए की जो कॉपी है वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, मतलब बेसिकली आइडेंटिकल नहीं है पूरी तरीके से, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है वेरिएशन, और इस वेरिएशन के थ्रू आपको देखने को मिलता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इवोल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, सपोज अगर आप सोचो कभी कोई ड्रास्टिक एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, एनवायरनमेंट में कोई एकदम से चेंज आ जाए, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जो कि अब हो ही रही है, तो जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें इवोल्यूशन हो चुका है, जिनमें वेरिएशन देखा गया है, वो उस चीज को आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं। जबकि
वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है, जिनमें वेरिएशन नहीं हुआ है, वो उस ड्रास्टिक एनवायरनमेंट को इतने अच्छे से झेल नहीं पाएंगे जितने अच्छे से झेल पाएंगे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेजरली 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे नाम ही है सेक्सुअल, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें 2 पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो 2 पेरेंट्स से यहाँ पे एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा, इसमें गैमीट्स फॉर्म नहीं होते हैं, जैसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होता है, तो इसमें ऐसा कोई गैमीट फॉर्म नहीं होता है। इसका मतलब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस इसमें नहीं होता है, गैमीट्स फॉर्म नहीं होते हैं। थर्ड है प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। जो प्रोजेनी है, जो चिल्ड्रन है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल कॉपी होंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ वेरिएशन जो है वो थोड़ा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल है वो पेरेंट के अपने, ठीक है, प्रोजेनी। और एक और जो 4th पॉइंट है वो है ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें सेल का, बहुत जल्दी 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 प्रोजेनी फॉर्म होती है। तो ये बहुत एक तरह से बहुत फास्ट प्रोसेस है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में देखें तो ये फास्ट प्रोसेस है बहुत। नेक्स्ट हमारा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस इन्वॉल्व हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मेल पेरेंट इन्वॉल्व है, फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व है। अब ये दोनों पेरेंट इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस बात है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट 2 गैमीट्स बनेंगे, तो गैमीट्स भी फॉर्म होंगे, गैमेटोजेनेसिस भी होगा। तीसरा, प्रोजेनी इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल। यहाँ पे जो प्रोजेनी, जो चिल्ड्रन है, वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल, ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बींग्स में अगर मैं बात करूं डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, तो उनके बच्चों में भी डीएनए ही होगा, ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्लो प्रोसेस है। अगर मैं इसमें अब आपको पता है गैमीट्स फॉर्म होंगे, गैमीट्स फिर फ्यूज करेंगे, फिर फ्यूज करके जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जो भी है। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक काफी लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब इसे मैं कह सकती हूँ एक तरह से ये स्लो प्रोसेस है। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में देखूं तो ये स्लो प्रोसेस है, जबकि वो एक फास्ट प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस किस तरीके से हो सकता है, ठीक है, लेकिन अब ये किस तरीके से हो सकता है ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन पे कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी किस तरह का है। तो पहला है मोड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन। फिजन मतलब टूटना, स्प्लिट। तो जब पेरेंट सेल डिवाइड करता है या टूटता है 2 डॉटर सेल्स में, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। सिंपल, बाइनरी मतलब 2 और फिजन मतलब टूटना। तो टूटा और 2 अगर ये डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहे हैं तो वो बाइनरी फिजन कहलाया जाएगा। अगर पेरेंट सेल डिवाइड कर रहा है या टूट रहा है और बहुत सारे सेल्स बना रहा है तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, मैनी। अब बाइनरी फिजन क्या होता है? इसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है इक्वल हाफ्स में, ठीक है, मतलब बिल्कुल बराबर हिस्सों में या बराबर हिस्सों में बिल्कुल डिवाइड करता है पेरेंट सेल, और ये इक्वल हाफ्स जो है ये डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है अमीबा। अमीबा एक तरह का ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है वो फॉलो करता है। उस अमीबा में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखा जाता है। ट्रांसवर्स मतलब आप उसे किसी भी प्लेन में मतलब उसे किसी भी प्लेन में उसका फिजन हो सकता है, उसका बाइनरी फिजन किसी भी प्लेन में हो सकता है। मतलब वो जो पेरेंट सेल है वो किसी भी प्लेन में टूट सकता है। Leishmania has a whip-like structure at one end and binary fission occurs in a definite orientation. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, लेशमानिया। लेशमानिया जो है उसका एक एंड पे ऐसे जैसे चाबुक होता है ना, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक एंड पे, और ये भी बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में। जो बाइनरी फिजन होता है, जैसे अमीबा में तो किसी भी डायरेक्शन, किसी भी प्लेन में आप बाइनरी फिजन करा सकते थे अमीबा में, लेकिन लेशमानिया में एक फिक्स्ड डायरेक्शन में ही बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में पेरेंट सेल डिवाइड करता है और बहुत सारी डॉटर सेल्स बनाता रहता है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम।
सो मल्टीपल मतलब मेनी, तो बहुत सारे सेल्स बना के एक पेरेंट सेल में डिवीजन होता जा रहा है और बहुत सारी डॉटर सेल्स फॉर्म हो रही हैं, और इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया गया है प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे न्यूक्लियोकाइनेसिस या जिसे हम कार्योकाइनेसिस भी कहते हैं, और एक और है साइटोकाइनेसिस। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कार्योकाइनेसिस मतलब जब हम न्यूक्लियस को जब बेसिकली न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस लंबा होगा, ठीक है, एलोंगेट होगा, लेंथन होगा, और फिर वो क्या होता है, उसका डिवीजन होता है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोकाइनेसिस या कार्योकाइनेसिस, ठीक है। लेकिन जब साइटोप्लाज्म लंबा हो रहा है और साइटोप्लाज्म जब टूटेगा, डिवाइड करेगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो जब न्यूक्लियस टूटेगा तब हम कहेंगे कार्योकाइनेसिस, जब साइटोप्लाज्म टूटेगा तो उसे हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। यहां पे अब आप डायग्राम देख सकते हो, बाइनरी फिजन एंड अमीबा में किस तरह से बाइनरी फिजन हो रहा है। लास्ट में आप देख सकते हो किस तरह से न्यूक्लियस एलोंगेट हो रहा है, ठीक है, और फिर लास्ट में दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये है बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन देख सकते हो आप, प्लाज्मोडियम में कितने सारे सेल्स बना रहे हैं, मल्टीपल या मेनी सेल्स आर फॉर्म बाय द प्लाज्मोडियम। सेकेंड हमारा जो मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसे कहते हैं बर्डिंग। बर्डिंग मतलब आपको समझ में आता होगा जैसे कली होती है, ठीक है, तो एक बर्ड डेवलप होती है पेरेंट बॉडी पे। तो पेरेंट बॉडी में बाहर की तरफ एक बर्ड डेवलप होती है। अब ये बर्ड क्यों डेवलप होती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक लोकेशन में बार बार सी में सेल डिवाइड कर रहा है, रिपीटेड सेल डिवीजन हो रहा है, बार बार सी में सेल डिवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पे क्या जनरेट हो रही है, क्या फॉर्म हो रही है, एक बर्ड। फिर वो डिटैच हो जाती है, जब वो मैच्योर हो गई तो वो डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से और बिल्कुल अपने जो पेरेंट की बॉडी डिजाइन है उसमें डेवलप हो जाती है। एक इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हाइड्रा और ईस्ट। यहाँ पे हाइड्रा दिखा रखा है, किस तरह से बर्डिंग होती है हाइड्रा में, डायग्राम में। तो छोटी सी बर्ड है, ठीक है, फिर वो बर्ड धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो मैच्योर हो रही है, मैच्योर होने के बाद वो अपने आप को हटा देती है, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और बिल्कुल वो कैसे बॉडी डिजाइन में आ जाती है, अपने पेरेंट वाले बॉडी डिजाइन में आ जाती है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.